स्वागत है आप सभी लोगों का। और आइए आज अपने लोग इंटरमीडिएट की केमिस्ट्री का एक छोटा सा पॉइंट पढ़ें कि ये विलेयता क्या होती है, विलेयता के आधार पर विलयन कितने प्रकार का होता है और विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो अपने लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ा है कि विलयन क्या होता है। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। विलयन के कितने घटक? दो घटक, विलायक और विलेय। विलायक और विलेय। विलयन के कितने घटक? विलायक और विलेय। जिसकी मात्रा विलयन में ज्यादा होती है, जिसकी मात्रा ज्यादा होती है वो विलायक होता है, जिसकी मात्रा विलयन में कम होती है वो विलेय होता है। विलेय की विलायक में घुलने की क्षमता को विलेयता कहते हैं। विलेय में विलायक में घुलने की क्षमता को क्या बोलोगे? विलेयता। घुलने की क्षमता विलेयता। जैसे अपने लोगों ने 100 ग्राम पानी लिया। अब 100 ग्राम पानी में अधिकतम अगर 10 ग्राम चीनी घुल सकी, 10 ग्राम चीनी अधिकतम। पानी कितना लिया आपने लोगों ने? 100 ग्राम, और इसमें चीनी कितना डाला? 10 ग्राम। अगर 10 ग्राम अधिकतम चीनी 100 ग्राम पानी में घुल सकती है तो यही चीनी की विलेयता कहलाएगी। अब अगर इसको रसायन विज्ञान की भाषा में समझना चाहें तो इसको आप ऐसे परिभाषित करेंगे कि निश्चित ताप पर पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो 100 ग्राम विलायक में घुल जाती है विलेयता कहलाती है। फिर से सुनिए, अगर आपसे परिभाषा पूछ लिया कि व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्युबिलिटी, आप विलेयता से क्या समझते हो, तो रसायन विज्ञान की भाषा में जवाब दीजिएगा निश्चित ताप पर पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो 100 ग्राम विलायक में घुल जाती है विलेयता कहलाती है। तो 100 ग्राम विलायक जल था और इसमें कितनी चीनी घुल सकती है? अधिकतम 10 ग्राम। तो विलेय की विलेयता कितनी हो गई? 100 ग्राम। कितने ग्राम पानी में? 100 ग्राम पानी में। इस तरह से आप परिभाषित करोगे। और जल क्या हो गया? जल हो गया विलायक। जल से अच्छा दुनिया में कोई विलायक है ही नहीं, तो जल हो गया विलायक। 100 ग्राम विलायक में निश्चित ताप पर पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो 100 ग्राम विलायक में घुल जाती है विलेयता कहलाती है। इतनी बात समझ गए कि विलयन के दो घटक, विलेय और विलायक। अब 100 ग्राम विलायक में जितना विलेय घुल जाए उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे विलेयता। 100 ग्राम पानी में जितना अधिकतम नमक घुल सके उसको बोलेंगे विलेयता। 100 ग्राम पानी में जितना अधिकतम चीनी घुल सके उसको बोलेंगे विलेयता। अब विलेयता के आधार पर, मतलब सॉल्युबिलिटी के आधार पर विलयन कितने प्रकार के हो सकते हैं? विलेयता के आधार पर कितने प्रकार के हो सकते हैं? तो भैया बाबू, विलेयता के आधार पर विलयन 3 प्रकार के हो सकते हैं। एक तो विलयन हो सकता है असंतृप्त। कैसा? असंतृप्त। दूसरा हो सकता है संतृप्त और तीसरा हो सकता है अतिसंतृप्त। ध्यान रखेंगे शब्द पर, अतिसंतृप्त। विलेयता के आधार पर अभी मैंने आपको क्या बताया कि 100 ग्राम पानी है, ये क्या है? जल। और कितना है? 100 ग्राम जल है, 100 ग्राम, और इसमें चीनी घोली जानी है। तो अधिकतम कितनी चीनी घुल सकती थी? अभी अपने लोगों ने चर्चा किया कि 100 ग्राम पानी में चीनी कितनी घुल सकती है? चीनी घुल सकती है 10 ग्राम। कितनी घुल सकती है? 10 ग्राम। 100 ग्राम पानी में कितनी चीनी मान लीजिए घुल सकती है? 10 ग्राम। अब 100 ग्राम पानी में 10 ग्राम चीनी घुल सकती है, लेकिन अगर 100 ग्राम पानी गया और चीनी 5 ग्राम गई, 10 ग्राम घुल सकती थी, लेकिन हम लोगों ने घोला कितना? 5 ग्राम। तो समझ लीजिए वो विलयन कैसा होगा? असंतृप्त। वो विलयन कैसा होगा? असंतृप्त। अब जरा देखें संतृप्त विलयन क्या है कि 100 ग्राम पानी को 10 ग्राम चीनी चाहिए था विलयन बनाने के लिए,
तो 100 ग्राम पानी को 10 ग्राम चीनी मिल गई तो विलयन हो गया कैसा? संतृप्त। 100 ग्राम से ज्यादा चीनी घोली नहीं जा सकती है, तो फिर ये क्या हो गया? विलयन। तो विलयन हो गया संतृप्त। और 100 ग्राम घोली जा सकती थी, लेकिन घोला गया 5 ग्राम। मीठा शरबत नहीं बनाया गया, थोड़ा हल्का शरबत बना दिया गया। शुगर पेशेंट वालों के लिए शरबत बना दिया गया, चीनी कम खाते हैं शुगर पेशेंट, तो फिर वो कैसा जो है विलयन हो जाएगा? असंतृप्त। जितनी चीनी शरबत में चाहिए उतनी चीनी ना घोली जाए तो असंतृप्त। जितनी चीनी शरबत को चाहिए उतनी घोल दी जाए तो संतृप्त। और 100 ग्राम पानी में 10 ग्राम चीनी पर्याप्त है घुलने के लिए, लेकिन किसी कारण से इसमें 20 ग्राम चीनी घोल गई। 100 ग्राम पानी में कितना चीनी चाहिए थी? 10 ग्राम, लेकिन कितनी चीनी डाल दी गई? कितनी चीनी डाल दी गई? 20 ग्राम। तो बाबू ये विलयन तैयार होगा अति संतृप्त, मतलब विलय की मात्रा ज्यादा हो जाए तो अति संतृप्त। विलय की मात्रा जितनी होनी चाहिए उतनी ही रहे तो संतृप्त, और अगर विलय की मात्रा जितनी होनी चाहिए उससे कम हो जाए तो असंतृप्त। सामान्य रहे तो संतृप्त, और ज्यादा हो जाए तो असंतृप्त। कंफर्म हो गए? इसको आप ऐसे समझें जैसे कोई शराबी एक शीशी शराब पी लेता हो। एक शीशी में वो घर आराम से चला आता है, कहीं गिरता पड़ता नहीं है, टाँगता पोंकता नहीं है। तो शराबी अगर एक शीशी आराम से पी लेता है तो इसका मतलब एक शीशी में हो जाता है वो संतृप्त। एक शीशी पी लेता है, आराम से सो जाता है, गाली गलौज नहीं करता, परिवार में सबको पहचानता है, तो इसका मतलब एक शीशी उस शराबी को संतृप्त करने के लिए पर्याप्त है। अब अगर एक शीशी उसको चाहिए, मिली आधी ही शीशी, एक शीशी उसको चाहिए और मिली आधी शीशी, तो असंतृप्त। और एक शीशी चाहिए और दोस्तों मिल गए रास्ते में, एक शीशी वो पीकर निकला था और एक शीशी और पिला दिए, तो हो गया अति संतृप्त। तो फिर गिरते पड़ते डांकते पोंकते, कहीं नाली में मिलेगा, कहीं सड़क पर मिलेगा, कहीं और मिलेगा, साइकिल कहीं मिलेगी और आदमी कहीं मिलेगा। शराब अपना असर दिखाएगी कब? जब शराबी हो जाएगा अति संतृप्त, तब। एक ही शीशी उसको चाहिए थी संतृप्त होने के लिए, अब दोस्त ने पिला दिया 2 शीशी, तो असंतृप्त। कंफर्म हो गए? अब इसको जरा रसायन विज्ञान की भाषा में समझ लें कि संतृप्त क्या है, असंतृप्त विलयन कौन सा है बाबू? असंतृप्त विलयन वो विलयन है कि विलयन में विलय की मात्रा विलयता से कम हो। असंतृप्त विलयन कौन सा विलयन है रसायन विज्ञान की भाषा में? रसायन विज्ञान की भाषा में विलयन में, किसी विलयन में विलय की मात्रा विलयता से कम हो। 100 ग्राम में 10 ग्राम चाहिए था, 5 ग्राम है, तो शरबत कैसा हो जाएगा? असंतृप्त। कंफर्म हो गए? अब आप आए संतृप्त। संतृप्त को रसायन विज्ञान की भाषा में कैसे परिभाषित करोगे? संतृप्त विलयन वह विलयन है जिसमें विलय और अधिक घोला ना जा सके। 100 ग्राम पानी में 10 ग्राम चीनी पर्याप्त है, और ज्यादा घोलोगे, अगर 20 ग्राम घोलोगे, 30 ग्राम घोलोगे, 50 ग्राम घोलोगे तो घुलेगी नहीं चीनी, निचवा पेंदिया में बैठ जाएगी। उसको बाद में जब आप शरबत पी लेंगे गिलास वाला तो निचवा बैठी हुई चीनी मिलेगी। तो इसका मतलब आप समझ जाइएगा कि जितनी चीनी चाहिए थी उससे ज्यादा चीनी पहुंच गई, मतलब विलयन हो गया अति संतृप्त। तो जितना चाहिए उससे ज्यादा घुले ना, जितना घुलना चाहिए उससे ज्यादा घुल ना सके। रसायन विज्ञान की भाषा में संतृप्त विलयन को कैसे परिभाषित करोगे? संतृप्त विलयन वह विलयन है जिसमें विलय और अधिक घोला ना जा सके। घुलेगा नहीं, डालते रहो, आपकी मर्जी है, नीचे जाकर चीनी बैठ जाएगी, आप घोलते रहिए, जितना घोलोगे सब नीचे बैठ जाएगी, बाद में मिलेगी। तो विलय की मात्रा और घोली ना जा सके, संतृप्त विलयन। और अति संतृप्त विलयन कौन है? कि रसायन विज्ञान की भाषा में विलयन को संतृप्त करने के लिए, विलयन को संतृप्त करने के लिए आवश्यक मात्रा से अधिक पदार्थ
की मात्रा यदि विलयन में उपस्थित हो, विलयन को संतृप्त करने के लिए, जैसे 100 ग्राम पानी को संतृप्त करने के लिए 10 ग्राम चीनी चाहिए थी, तो विलयन को संतृप्त करने के लिए आवश्यक पदार्थ से अधिक पदार्थ की मात्रा यदि विलयन में उपस्थित हो, 10 ग्राम चाहिए थी 20 ग्राम हो जाए, तो वह विलयन क्या कहलाएगा? अति संतृप्त विलयन कहलाएगा। कंफर्म हो गए? चीनी ज्यादा हो जाए अति संतृप्त। और एक और उदाहरण आप याद रखें, सोडियम थायोसल्फेट, एक यौगिक का नाम याद रखें, क्या? सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम Na2H2, नाम सुने हो, सोडियम थायोसल्फेट Na2H2O3 × 5H2O, यह है सोडियम थायोसल्फेट, इसका नाम याद रखिएगा। अब सोडियम थायोसल्फेट मतलब Na2H2O3, अगर इसको धीरे धीरे सावधानी पूर्वक गरमाया जाए तो ये Na2H2O3 ये अपने इसी पानी में घुल जाता है, जो इसका 5H2O इसके साथ जुड़ा है, इसी पानी में घुलेगा। लेकिन इस पानी में ये पूरा घुल नहीं पाएगा, ये ज्यादा पड़ जाएगा, पानी थोड़ा कम, संतृप्त से ज्यादा हो जाएगा इसकी मात्रा। तो ये विलयन कैसा विलयन प्राप्त होगा बेटा? ये विलयन प्राप्त होगा अति संतृप्त। तो अति संतृप्त कौन सा विलयन है? कि विलयन को संतृप्त होने के लिए आवश्यक पदार्थ से अधिक मात्रा में अगर पदार्थ उपस्थित है विलयन में, तो वो कहलाएगा क्या? अति संतृप्त। उदाहरण मैंने आपको बता ही दिया। और सोडियम थायोसल्फेट को धीरे धीरे गरमाया जाए तो कैसा विलयन मिलेगा? अति संतृप्त। सोडियम थायोसल्फेट को धीरे धीरे गरमाया जाए, कैसा विलयन मिलेगा? अति संतृप्त। कंफर्म हो गए? तो विलेयता के आधार पर बाबू विलयन कितने प्रकार के हो गए? विलेयता के आधार पर विलयन 3 प्रकार के हो गए, असंतृप्त, अतिसंतृप्त, असंतृप्त, संतृप्त और अतिसंतृप्त। विलेयता के आधार पर विलयन कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, असंतृप्त, संतृप्त, अतिसंतृप्त। विलेय की मात्रा सामान्य से कम हो, असंतृप्त। विलेय की मात्रा सामान्य हो, जितना चाहिए उतना हो, तो संतृप्त। और विलेय की मात्रा बहुत ज्यादा हो तो अतिसंतृप्त। कंफर्म हो गया? अब आइए अपने लोग देखें कि विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, ये भी आपसे पूछ लिया जाता है कि विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो पहला कारक तो है भैया ताप। अगर ताप हम बढ़ा दें किसी विलयन का, तो विलेय के घुलने की जो क्षमता है वो घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है। आप बोलोगे सर कैसे घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है? हाँ भैया, अगर विलेय पदार्थ विलायक में डाला गया और ताप बढ़ाया गया, तो क्या होगा? उन पदार्थों की विलेयता बढ़ जाएगी जो पदार्थ विलायक में डालने पर ऊष्मा अवशोषित करते हैं। मतलब जैसे आप पानी में चीनी को डालेंगे, तो क्या होगा? ये ऊष्मा अवशोषित करती है। शरबत बनने में चीनी को जब पानी में डालते हैं तो ऊष्मा अवशोषित होती है। तो ऊष्मा अवशोषित होती है, अगर इसको हम गर्म करें तो विलेयता बढ़ेगी। कब बढ़ेगी? विलेयता तब बढ़ेगी जब ऐसा विलयन तैयार हो जिसमें विलायक में विलेय पदार्थ डाला जाए और ऊष्मा अवशोषित करे वो विलयन। जैसे चीनी को पानी में डाला जाए तो ये जो है ऊष्मा को अवशोषित करता है, ऊष्मा को खींचता है। तो ऐसे विलयन में को अगर हम गर्म करें, ताप बढ़ाएं, तो विलेयता बढ़ेगी। ऐसे विलयन की विलेयता बढ़ेगी, विलेय पदार्थ की विलेयता बढ़ेगी जिसमें विलेय डाले जाने पर उसकी ऊर्जा ये ऊष्मा को अवशोषित करे वायुमंडल से। कंफर्म हो गए? और किस स्थिति में घटेगी? ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ेगी। कब?
जब विलयन ऊष्मा अवशोषित करेगा तब। अब विलेय पदार्थ ताप बढ़ाने पर विलेयता घटेगी। कब घटेगी? उन पदार्थों की विलेयता घटेगी जो अगर विलेय पदार्थ विलायक में डाला गया और ऊष्मा फेंके। अब याद करो जरा कि ऐसी कौन सी चीज है कि हम लोग विलायक में डालें विलेय और ऊष्मा फेंके तो उसकी विलेयता ताप बढ़ाने पर घटेगी। कैसे? अपने लोग घर में लाते हैं चूने को पानी में डालते हैं पोताई करने के लिए। जब चूने को पानी में डालते हैं तो चूना भक 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 करके लगता है, सुलगता है, बड़ी ऊष्मा निकालता है। अगर उसके आजू बाजू अपने लोग खड़े हो जाए ना, जहां चूने को पानी में डालते हैं तो जल जाए। तो ये ऊष्मा, चूना जब पानी में डाला जा रहा है तो ऊष्मा ये निकाल रहा है कि ऊष्मा ले रहा है? ये ऊष्मा निकाल रहा है। तो ऐसे विलेय जो ऊष्मा उत्सर्जित करते हैं, ऐसे विलेय जो ऊष्मा फेंकते हैं, अगर इनका ताप बढ़ाया जाएगा तो विलेयता क्या होगी? इनका अगर ताप बढ़ाया जाएगा तो विलेयता घटेगी। जो ऊष्मा उत्सर्जित करते हैं उनकी विलेयता घटेगी और जो ऊष्मा को अवशोषित करते हैं उनकी विलेयता बढ़ेगी। जैसे चीनी और पानी, जैसे चीनी और पानी। और घटेगी किसकी? जैसे चूना और पानी। चूने को जब पानी में डालेंगे तो सबसे पहला कारक कौन है? विलेयता को प्रभावित करने का ताप। और भैया दूसरा कारक यह है विलेयता को प्रभावित करने का, दूसरा कारक है विलेय और विलायक की प्रकृति। विलेय और विलायक की प्रकृति। प्रकृति मतलब आप समझें, अगर विलेय और विलायक एक ही जाति के हैं, प्रकृति मतलब स्वभाव, अगर एक ही स्वभाव के हैं तो विलेयता बढ़ेगी। अगर स्वभाव नहीं मिल रहा है तो विलेयता घटेगी। जैसे एक ही स्वभाव के आदमी अगर मिल गए तो मित्रता बढ़ेगी, और अगर विपरीत स्वभाव के आदमी मिल गए तो चाहे पूरी जिंदगी एक साथ रहें, मित्रता बढ़ेगी नहीं। तो स्वभाव मिल गया तो मित्रता बढ़ गई, स्वभाव ना मिला मित्रता घट गई। ठीक उसी प्रकार से विलेय और विलायक दोनों का स्वभाव मिल गया तो विलेयता बढ़ जाएगी, और स्वभाव ना मिला तो विलेयता घट जाएगी। जैसे देखें, अगर हम लोग पानी है, पानी में नमक डाल दें, नमक का सूत्र क्या होता है? NaCl। अब पानी क्या होता है? H2O। अब पानी भी है ध्रुवीय। आप बोलोगे ध्रुवीय क्या है? तो भैया जो ऋण आयन और धन आयन बनाए वही ध्रुवीय होते हैं। तो पानी कुछ ऐसे होता है ना, H+ आयन, OH ऋण आयन, कंफर्म हो रहे हो। और नमक भी होता है Na+ आयन प्लस और Cl-। तो देखिए ये भी माइनस बना रहे हैं, ये भी माइनस बना रहे हैं, ये भी प्लस बना रहे हैं, ये भी प्लस बना रहे हैं। मतलब पानी भी ध्रुवीय है, ये ध्रुव और नमक भी ध्रुवीय है, धन ध्रुव ऋण ध्रुव। तो इसका मतलब इनकी दोस्ती हो सकती है, इनका स्वभाव मिल रहा है। तो अगर विलेय ध्रुवीय है, विलायक ध्रुवीय है तो विलेयता बढ़ जाएगी। इसका मतलब नमक पानी में बढ़िया से घुल जाएगा, नमक की विलेयता पानी में बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि दोनों का स्वभाव एक जैसा है। कैसा स्वभाव है? दोनों है ध्रुवीय। इनके पास भी पॉजिटिव चार्ज, इनके पास भी पॉजिटिव चार्ज, इनके पास नेगेटिव चार्ज, इनके पास नेगेटिव चार्ज। समझ में आ गई बात? अगर विलेय और विलायक दोनों का स्वभाव कैसा है? एक जैसा है। मतलब अगर दोनों ध्रुवीय हैं तो विलेयता बढ़ जाएगी। एक ध्रुवीय है, एक ध्रुवीय नहीं है तो विलेयता घट जाएगी। जैसे ध्यान रखें, अपने लोगों ने ले लिया पानी और पानी में डाल दिया आयोडीन। याद रखें, अब आयोडीन डाल दिया तो पानी तो है ध्रुवीय और आयोडीन है अध्रुवीय। पानी है ध्रुवीय, आयोडीन है अध्रुवीय। नहीं घुलेगा, ठीक से नहीं घुलेगा, अल्प घुलेगा। तो विलेयता घट गई, स्वभाव अलग अलग हो गया। पानी है पोलर और आयोडीन है नॉन पोलर। पानी है ध्रुवीय और आयोडीन है अध्रुवीय, ठीक से नहीं घुलेगा। लेकिन अल्प विलेय होगा। कैसा विलेय होगा? अल्प विलेय होगा। और अगर इसी आयोडीन को किसमें घोल दें? कार्बन टेट्राक्लोराइड में। कार्बन टेट्राक्लोराइड।
अब ये कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या है? अध्रुवीय है। कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या है? अध्रुवीय है। और आयोडीन कैसा है? अध्रुवीय। दोस्ती हो जाएगी, ये भी अध्रुवीय, ये भी अध्रुवीय, विलेयता बढ़ जाएगी। तो विलेय और विलायक का स्वभाव अगर एक जैसा रहा तो विलेयता बढ़ जाएगी, स्वभाव एक जैसा नहीं होगा विलेयता घट जाएगी। दोनों ध्रुवीय हैं, विलेयता बढ़ जाएगी। दोनों अध्रुवीय हैं, विलेयता बढ़ जाएगी। अब विलेयता अगर कार्बन टेट्राक्लोराइड में आयोडीन को घोला जाएगा तो विलेयता क्या हो जाएगी? बढ़ेगी। विलेयता क्या होगा? बढ़ेगी। तो ध्रुवीय ध्रुवीय, विलेय ध्रुवीय, विलायक ध्रुवीय, विलेयता बढ़ेगी। विलेय अध्रुवीय, विलायक अध्रुवीय, विलेयता बढ़ेगी। लेकिन विलेय ध्रुवीय, विलायक अध्रुवीय या विलायक ध्रुवीय, विलेय अध्रुवीय, तो विलेयता घट जाएगी। तो विलेयता को प्रभावित करने वाले दो कारण याद रखिएगा, एक टेम्परेचर और दूसरा विलेय और विलायक की प्रकृति। ऐसी ही जानकारी के साथ भैया आगे भी मिलेंगे।